कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मनमोहन सरकार पर किया हमला, कहा 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने अपना किताब में यूपीए सरकार पर उठाए सवाल, कहा 26/11 मुंबई हमले के वक्त जो कदम उठाए गए थे वो नाकाफी थे। मनीष तिवारी की किताब में दावे पर बीजेपी आक्रामक हुई, कहा कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी से मांगा है जवाब, पूछा उस वक्त सेना को क्यों नहीं दी गई थी छूट। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी ने दिया है नया टर्न। राम कदम ने कहा अब कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी सरकार का है 56 इंच का सीना। दुर्भाग्य से यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही। आतंकी हमले को करारा जवाब, इसी को 56 इंच चौड़ा सीना कहते हैं। अब तो तुम्हारे कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के घर के बाहर नोटिस चस्पा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मुंबई के खार में कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप। मुंबई में गैंगस्टर रियाज भाटी पर वर्सोवा थाने में मामला दर्ज, बिजनेसमैन से की थी 25 लाख रुपए की वसूली। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब एक पुलिस के एक रिटायर्ड एसीपी ने लगाए हैं झूठे केस में फंसाने के आरोप, कोर्ट में दायर की है याचिका। नांदेड़ में एनसीबी ने किया है ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर का भांडाफोड़, जब्त की है 111 किलो अफीम, 3 की गिरफ्तारी। मुंबई के डोंबिवली में रेलवे पुलिस ने मोबाइल झपटमार को पकड़ा, चलती हुई ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहा था बदमाश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभी पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा, नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप को किया जाएगा सील। नांदेड़ में शादी की दावत खाने से 250 लोग बीमार पड़े, 75 अस्पताल में इलाज, हालत स्थिर। संजय राउत ने बताया स्पाई सर्जरी के बाद तेजी से ठीक हो रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे जल्द करेंगे काम शुरू, 10 नवंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर नीति आयोग का बयान, वीके पॉल ने कहा ज्यादातर लोगों को 2 डोज लगने के बाद लगेगी बूस्टर डोज। मुंबई में लगातार दूसरे दिन 200 से कम आए हैं केस, 24 घंटे में 196 लोगों की कोरोना की बात सामने आई, 1 मरीज की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 656 नए मामले, 8 मरीजों की मौत। 10 अप्रैल 2020 के बाद आज दर्ज हुई हैं इतने कम केसेस। एयरटेल के टैरिफ बढ़ाने के बाद वोडाफोन ने भी 20 से 25% बढ़ाया है रिचार्ज। जियो से एयरटेल और वोडा के प्लान 600 रुपए तक महंगे हुए। फलों और सब्जियों की महंगाई से परेशान लोगों पर और महंगाई कहर बरपाने की तैयारी में, क्योंकि कच्चे माल के महंगे होने के बाद से कपड़ों, मोबाइल और टीवी के दाम में भी 5 से 6% बढ़ोतरी की आशंका। आरबीआई ने तैयार की है पीएमसी बैंक की समाधान योजना। इसके बाद बैंक के ग्राहकों को 3 से 10 साल में वापस मिल जाएगा बैंक में जमा किया हुआ पूरा पैसा। पेटीएम की फ्लॉप लिस्टिंग्स ने 2 दिन में साफ करवाए हैं निवेशकों के 50,000 करोड़। कंपनी के फाउंडर विजय शेखर ने कहा शुरू में टेस्ला भी ऐसे ही लुढ़की थी। आईपीओ लाने की योजना को कुछ समय के लिए टाल सकती है मोबीक्विक। आईपीओ इवैल्यूएशन में 30 से 40% की कमी आने पर 2 से 3 महीने के लिए खिसक सकता है प्लान। रिलायंस को पछाड़कर मार्केट कैप में एचडीएफसी ग्रुप बना है टाटा ग्रुप के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 2 दिन बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले को 13 साल हो जाएंगे। क्या आपके मन में भी ये कसक है कि भारत ने इस हमले के लिए कभी पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? ये कसक उस वक्त की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी के मन में भी है। तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया है। पाकिस्तान ने 26/11 आतंकी हमले में सैकड़ों भारतीयों की जान ली। मनमोहन सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचती रही। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेना मनमोहन सरकार की कमजोरी थी।
कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी को ये बात कबूल करने का कोई पछतावा नहीं है कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया और मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन कांग्रेस अभी ये सच कबूल करने को तैयार नहीं है। मैंने वो किताब अभी क्योंकि रिलीज ही नहीं हुई तो जाहिर सी बात है पढ़ी नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। सर, पब्लिशर ने कोट होगा, लेकिन जब तक मैं किताब पढ़ूंगा नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखूंगा, उसके पहले बोलना ठीक नहीं होगा। मनीष तिवारी ने जो लिखा है वो कोई खुलासा नहीं है, बल्कि ये वो कबूलनामा है जिसे कांग्रेस कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस के मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो कुछ भी कहा है वो बीजेपी हमेशा से कहती रही है और मनमोहन सिंह सरकार की गलतियों को भी करेक्ट करती रही है। फिर चाहे वो उरी अटैक के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब पाकिस्तान को भी अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत में अब कमजोर नहीं बल्कि ऐसी सरकार है जो घर में घुसकर बदला लेती है। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई थी। मनमोहन सरकार के टाइम पर भी वही सेना थी, मोदी सरकार के टाइम पर भी वही सेना है। तो अगर भारतीय सेना ने उरी और पुलवामा का बदला लिया तो 26/11 का बदला भी ले सकती थी। ये सेना की कमजोरी नहीं थी बल्कि मनमोहन सरकार की कमजोरी थी। मनीष तिवारी ने किताब में जो लिखा है उससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। 26/11 हमले के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने संयम का परिचय दिया वो सबने अपनी आंखों से देखा था। कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर सवाल उठाया तो कांग्रेस को चुप गया। जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री जिस वक्त ये हमला हुआ शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने
ये बनवाने में व्यस्त थे। Mr. Gaurav Bhatia needs to be reminded when Pulwama was happening, Mr. Modi was doing makeup and getting a shooting done in some forest in India. सियासत के सवाल अगर छोड़ भी दें तो भी एक बात जरूर है कि अगर 26/11 हमले के बाद भारत के पास पाकिस्तान का इलाज करने का कारण भी था और मौका भी, लेकिन मनमोहन सरकार ने संयम दिखाकर पाकिस्तान के नापाक इरादे और ज्यादा मजबूत कर दिए थे। दिल्ली में मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस को ये बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन वो इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती कि 26/11 के बाद पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से मनमोहन सरकार के हाथ बांधे हुए थे? एक अमेरिका है जिसने 9/11 अटैक का बदला 7 समंदर पार जाकर लिया। 10 साल बाद दुश्मन को मारकर ही दम लिया। The issue is not war, the issue is terror and territory in Pakistan being used. और एक मनमोहन सरकार थी जो 26/11 मुंबई हमले का बदला लेने के लिए पड़ोस में बैठे दुश्मन का बाल तक बांका नहीं कर पाई। और 26/11 के मुजरिम आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था। 26/11 अटैक के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने उसे कोई भी एक्शन लेने की मंजूरी नहीं दी। ये खुलासा खुद तत्कालीन भारतीय वायुसेना चीफ फाली होमी ने आज तक पर किया था। The main thing is the political will to undertake an airstrike, and this is my guess, but I think I would be right that perhaps our intelligence gathering, I mean all kinds of intelligence collection has improved, and we are sure of targets to use air power so that to avoid collateral damage. And air power, when used under such circumstances, though a small tactical action like this, has a huge strategic effect, and we should never ever hesitate to use air power. 26/11 मुंबई हमलों के बाद पूरा देश गुस्से में जल रहा था। मुंबई आतंकी हमले के बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना भी बना ली थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट के जिस आतंकी शिविर पर कहर बरपाया था, उसका नामो निशान 10 साल पहले ही मिट सकता था। मुंबई हमले के बाद वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान पीओके के मुजफ्फराबाद और बालाकोट में सटीक एयर स्ट्राइक को अंजाम देने को तैयार थे, लेकिन 1 महीने तक इंतजार करने के बाद भी मनमोहन सरकार ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का अप्रूवल नहीं दिया था। एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा था कि हम तैयार हैं, टारगेट सिलेक्ट किए हुए हैं, आपका इशारा चाहिए स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह नजर आया, हमारी छवि को बहुत नुकसान हुआ। और ये सही बात है कि यूपीए सरकार जो है बड़ी कमजोर पाई गई जहां तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। वैसे पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की सोच आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदली है। पाकिस्तान भारत का खून बहाता था और मनमोहन सरकार उससे बातचीत के रास्ते तलाशती थी। 9/11 अटैक के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनमोहन सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि दुनिया के लिए ये युद्ध छेड़ने जैसा होता।
मुंबई अटैक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए थे। ऐसे में मनमोहन सरकार तय नहीं कर पाई कि पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में जाया जाए या नहीं। नारायणन ने माना था कि उस वक्त सरकार को ये महसूस हुआ कि लश्कर या जैश के मुख्यालयों को सटीक निशाना बनाकर हमला नहीं किया जा सकता। मनमोहन सरकार इतनी कंफ्यूज थी कि वो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन तक नहीं करने देना चाहती थी। यही तो वो कमजोरी थी जिसकी बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में की है, जो इशारा करती है कि मनमोहन सरकार को न तो खुद पर भरोसा था और न भारतीय सेना की काबिलियत पर। मैं यहाँ उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने। सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? भारतीय सेना जो बदला 26/11 के बाद नहीं ले पाई थी, मोदी सरकार आने के बाद वो बदला लिया गया। पहले पीओके में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए, जिसने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी। मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। यही फर्क है मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में। मोदी सरकार के राज में देश की सेना को दुश्मन से बदला लेने की पूरी छूट है और एक मजबूत सरकार की यही निशानी होती है, फिर चाहे सरकार अमेरिका की हो या भारत की। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में अगले साल की शुरुआत में बीएमसी समेत कई महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं। एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी रैलियां कर रहे हैं। सुनिए, सोलापुर में उन्होंने मुस्लिम समाज को क्या नसीहत दी है। आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। अब आप किसी को फोन करें, मेरे को फोन करते, इनका नंबर दो, इम्तियाज जेल का, मैं लिखो बोलते, ए कलम ला, अरे कहां रखा कलम? जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।